Hello everyone, myself Dr. Shagun Rajput. Today I will discuss about quantum number and Pauli exclusion principle. Now firstly discuss quantum number. Generally, quantum number क्या है? किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने के लिए जिन नंबर की जरूरत होती है वो क्या होते हैं? क्वांटम नंबर। अब एड्रेस से मतलब क्या है कि उस इलेक्ट्रॉन की वो इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है, किस सब शेल में प्रेजेंट है, उसका ओरिएंटेशन इन स्पेस क्या है, उसका दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन क्या है और उसकी स्पिनिंग कैसी है। स्पिनिंग इन द सेंस वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इन सारी चीजों को बताने के लिए जिन नंबर्स का हम यूज करते हैं उन्हें कहते हैं क्वांटम नंबर। सो हम क्वांटम नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? To define the state of an electron, a set of 4 numbers is required called quantum number. State includes the energy, position with respect to the nucleus, orientation in space and interaction of the electron with other electron. ये जो क्वांटम नंबर होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ इज स्पिनिंग क्वांटम नंबर। Now firstly discuss principal quantum number. It is denoted by small n और इस टर्म को जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था वो बोहर ने किया था। It gives the average distance of electron from the nucleus and also indicates the average volume of electron cloud. It determines the main energy shell in which the electron is revolving around the nucleus and it may have positive integer value only. That is n is not equal to 0. इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लिया है। इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे क्या है, सेंटर में क्या है, एक न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, इसके बाहर जो फर्स्ट शेल है दैट इज के शेल, यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू क्या है 1 एंड सेकेंड वन इज l शेल, हियर n is equal to 2 एंड थर्ड वन इज m शेल, इधर यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू क्या है 3 एंड लास्ट वन इज n शेल। n शेल में हमारी n की वैल्यू क्या है 4। तो जो हमारी n की वैल्यू है ये क्या करती है, मेन एनर्जी लेवल को शो करती है। मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रॉन क्या है n शेल में प्रेजेंट है, तो ये जो हमारी n की वैल्यू है ये क्या करेगी, जो उस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से जो एवरेज डिस्टेंस है उसकी वैल्यू को भी ये बताने में हेल्प करती है। तो आप यहाँ पे देखिए n की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरा जो मेरा क्वांटम नंबर आता है वो आता है एजीम्यूथल। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के दूसरे नाम भी हैं जैसे एंगुलर क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या सीरियल क्वांटम नंबर। इसे स्मॉल l से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो दिस एक्सप्लेन द फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इट गिव्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट व्हाइल इन मोशन अराउंड द न्यूक्लियस and it also gives the shape of subshell in which the electron is located and it may have any positive integral value which is ranges from 0 to n minus 1, यानी कि l की वैल्यू हमेशा n से 1 लेस रहेगी। अब यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम शो किए हैं। अगर l की वैल्यू 0 है तो मेरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, s सबशेल में होगा, क्योंकि l क्या दे रहा है, शेप ऑफ शेल को बता रहा है। ठीक है, तो l की वैल्यू 0 है तो s सब शेल होगी और s सब शेल की शेप कैसी होगी, स्फेरिकल, सिमेट्रिकली स्फेरिकल। ठीक है, अगर मेरी l की वैल्यू 1 है यानी कि मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, p सब शेल में और उसकी शेप क्या होगी, डम्बल। ओके, नेक्स्ट क्या है, अगर मेरी l की वैल्यू 2 है तो मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, d सब शेल में और इसकी शेप क्या होगी, डबल डम्बल। ठीक है, एंड लास्ट अगर मेरी l की वैल्यू 3 है तो मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, f सब शेल में और इसकी शेप क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करी है। टेबल में देखिए फर्स्ट मेरा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, उसके बेसिस पे हम बता रहे हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है, उसकी शेप क्या होगी, देन हमारे यहाँ पे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे इस सब शेल में और उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिया एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या लिया है, l is equal to 0। अगर मेरी l की वैल्यू 0 है तो मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, s सब शेल में और उसकी शेप क्या होगी, सिमेट्रिकल स्फेरिकल शेप है।
अब देखिए अब क्या होता है, मेरा क्या है यहाँ पे s सब शेल है। अब s सब शेल में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं आपने देखे हैं, उसमें कितना होता है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल होता है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2। तो s सब शेल में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। अगर मेरी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर मेरी 1 आ रही है तो मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, p सब शेल में, जो कि मैंने पीछे अभी आपको पिक्चर में शो किया। और इसकी शेप क्या होगी, डम्बल, और एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे p में क्या होता है, यहाँ आपको मैं साइड में शो कर रही हूँ, देखिए p में क्या होता है, 3 आ जाते हैं। जो 3 में है तो 3 में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 1 में 2 आ सकते हैं, तो मेरे 3 में कितने आ जाएंगे, 6। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, p सब शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, 6 हो जाएंगे। सिमिलरली L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 2 मेरा जो जब शो करेगा तो मेरा क्या होगा, जो सब शेल होगी वो d सब शेल होगी। यहाँ पे जो शेप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डबल डम्बल, और यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएंगे 5, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें कौन कितने होंगे, 5 है तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल में 2, तो 5 में कितने हो जाएंगे, 10। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, अगर मेरी L की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 3 है तो मेरी जो सब शेल होगी वो F सब शेल होगी, और इसकी शेप क्या होगी, कॉम्प्लिकेटेड रहेगी। एटॉमिक ऑर्बिटल जो F सब शेल के लिए होते हैं 7, तो 7 के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14। एंड लास्ट L की वैल्यू अगर मेरी 4 है तो वो G सब शेल को शो करेगा, और इसकी शेप क्या होगी, हाईली कॉम्प्लिकेटेड रहेगी। ठीक है, और एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे मेरे यहाँ पे 9, एटॉमिक ऑर्बिटल 9 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18। ओके, अब इसी को समझाने के लिए मैंने नेक्स्ट पिक्चर में क्या लिया है, नेक्स्ट जो टेबल ली है उस टेबल में मैंने शो किया है कि अगर मेरे क्या नाम है, अगर मेरी डिफरेंट n की वैल्यूज है, उन n की वैल्यूज को हम कैसे कैलकुलेट करके L की वैल्यू निकालते हैं। देखिए इस पिक्चर में हमने शो किया है, अगर मेरी n की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, हाँ, अब देखिए यहाँ इस केस में क्या है, मेरी n की वैल्यू क्या है, 1। अब n की वैल्यू 1 है तो मैंने आपको बताया था L की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 से लेकर n-1 तक रहेगी। L की वैल्यू कहाँ तक रहेगी, L से n-1, यानी कि हमेशा n से 1 लेस। ठीक है, अगर मेरी वैल्यू क्या है, n से 1 लेस है, तो n की वैल्यू अगर मेरी L1 है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये और 1 कब होगा, जो मेरा इलेक्ट्रॉन K शेल में प्रेजेंट है, और L की वैल्यू 0 कब होगी, जो मेरा इलेक्ट्रॉन S सब शेल में है। तो इसके लिए डेजिग्नेशन क्या हो जाएगा, 1s। ये जो 1 है ये शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये S है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब शेल को। सेकेंड केस में क्या है, अगर मैंने n की वैल्यू क्या ली है, 2, n की वैल्यू 2 ली है तो L की वैल्यू मेरी 0 भी हो सकती है, और L की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है। अब देखिए अगर मेरी n की वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू 2 होने से मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा, L शेल में। ठीक है, और L की वैल्यू क्या होगी, हमेशा इससे 1 लेस रहेगी, तो L की वैल्यू 0 भी हो सकती है, L की वैल्यू 1 भी हो सकती है। L की वैल्यू 0 होगी तो मेरा इलेक्ट्रॉन S सब शेल में प्रेजेंट होगा। अगर मेरी L की वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, P सब शेल में। तो इसको हम डेजिग्नेशन कैसे देंगे, हमारी शेल क्या है 2, तो 2s और 2p करके इसको शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2d नहीं आएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट अब क्या है, अगर मेरी n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 का मतलब क्या हुआ कि मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ है, थर्ड शेल में प्रेजेंट है। अब थर्ड शेल में प्रेजेंट है तो L की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और 2 भी हो सकती है। जब L की वैल्यू n की वैल्यू 3 है तो इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट हुआ, M शेल में। ठीक है, अब क्या होगा, L की वैल्यू 0 है तो सब शेल कौन सी होगी, S। L की वैल्यू 1 है तो सब शेल कौन सी होगी, P। L की वैल्यू 3 है तो मेरी कौन सी सब शेल होगी, D। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, S सब शेल के लिए देखिए यहाँ पे डेजिग्नेशन क्या देंगे, 3 मेरा प्रिंसिपल को शो कर रहा है तो 3s 3p 3d, यहाँ पर 3f नहीं होगा क्योंकि L की वैल्यू 3 नहीं आई। ओके, नेक्स्ट है n इज इक्वल टू 4। इस केस में देखिए n की वैल्यू 4 है, यानी कि मेरा जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मूव कर रहा है, L शेल में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो L की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और 3 भी हो सकती है। L की वैल्यू जब 0 होगी तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन S सब शेल में है।
L की वैल्यू 1 है तो P सब शेल में है, L की वैल्यू 2 है तो D सब शेल में है, L की वैल्यू 3 है तो F सब शेल में है। और 4 वाली शेल के लिए जो डेजिग्नेशन होगी वो 4s, 4p, 4d, 4f रहेंगे। अब जो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी ऑफ सब शेल का वो क्या रहेगा, SPDF, यानी कि F की एनर्जी सब शेल की सबसे ज्यादा रहेगी और S की सबसे कम। अब जो लास्ट सेकंड लास्ट मेरा क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक या ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। इसे हम स्मॉल m से डिफाइन करते हैं। ये जनरली क्या m से डिनोट करते हैं और ये जनरली क्या बता रहा है, ये एक्सप्लेन करता है ज़ीमैन इफेक्ट को। ज़ीमैन इफेक्ट क्या है, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज imposed. It gives the atomic orbital in which the electron is present. It specifies the orientation of electron in magnetic field and its value vary from -L to 0 to +L. m की वैल्यू क्या रहेगी, -L से +L तक 0 से रहेगी। ठीक है, अगर टोटल वैल्यूज ऑफ m कैलकुलेट करने के लिए आता है तो आप वहां पर क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2l+1। ओके, अब देखिए यहाँ पे इस टेबल में मैंने सब शेल ली है, वैल्यू ऑफ m कैसे निकालेंगे वो लिखा है। एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे हमने पहले बताया कैसे करते हैं वही सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी, इसको डेजिग्नेशन कैसे देंगे। ठीक है, अब क्या है मेरी L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू मैंने पहले केस में क्या मानी है, 0। अब आपको बताया था यहाँ पर M की वैल्यू कैसे निकालते हैं, M की वैल्यू निकालते हैं -L से +L तक 0 से। ठीक है, अब हमने क्या लिया है, -L से +L तक 0 से। अब यहाँ पे क्या है, L की वैल्यू अगर 0 हो गई तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एटॉमिक ऑर्बिटल आप कैसे निकालेंगे, अब आपको पता है L की वैल्यू 0 है तो मेरा इलेक्ट्रॉन S सब शेल में रहेगा। S सब शेल में रहने से एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे S सब शेल के लिए, 1, तो इसको डेजिग्नेशन देंगे S। ओके, अब L की वैल्यू क्या है, 1, तो L की वैल्यू 1 होने से आप इस M की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -1 0 +1। ये -1 + 0 + 1 ये टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, 3। ठीक है, अब यहाँ पे L की वैल्यू 1 है तो मेरी सबशेल कौन सी होगी, P सबशेल। तो इसमें जो आप डेजिग्नेशन देंगे वो PX, PY, PZ देंगे। ओके, अब नेक्स्ट है L = 2। L = 2 के लिए आप वैल्यू ऑफ M कैसे निकालेंगे, -2 -1 0 +1 +2। यहाँ पे टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हो रहे हैं, ये 5। ठीक है, यहाँ पे आप डेजिग्नेशन क्या देंगे, dxy, dyz, dzx, dx² y -dy² और dz²। ठीक है, एंड लास्ट में L = 3। L = 3 के लिए वैल्यू ऑफ M क्या हो जाएंगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। टोटल कितनी वैल्यूज होगी, ये 7। तो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं हमारे, 7। L = 3 के लिए तो और इसका डेजिग्नेशन क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड। एंड लास्ट में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है मेरे PX, PY, PZ, ये इक्वल एनर्जी को पोजेस करते हैं, लेकिन जो इनकी ओरिएंटेशन होती है स्पेस में वो डिफर होती है, उसकी वजह से ये क्या कहलाते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहलाते हैं। अब लास्ट मेरा कौन सा क्वांटम नंबर बचा, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे कि स्मॉल s से डिफाइन करते हैं। अब क्या है, स्पिन है, स्पिन का मतलब क्या हो गया कि मेरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसको बताने के लिए इस क्वांटम नंबर का यूज किया जाता है। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसे हम कैसे शो करेंगे, +12 से। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, -12 से। और उसके लिए हमने यहाँ पे एरो शो की है। ये एरो कौन से है, ये अगर मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है तो आप इस तरह से आप अपवर्ड डायरेक्शन वाला एरो चूज करेंगे। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आपका एरो का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। ठीक है, तो ईच वैल्यू ऑफ हर एक वैल्यू m की हर एक वैल्यू के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज होंगी वो हमेशा 2 रहेंगी, +12 और -12। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +12 और दूसरे के लिए -12 हो जाएंगी। ठीक है, अब इसका लास्ट में आता है सिग्निफिकेंस क्या है जनरली क्वांटम नंबर का। तो जो क्वांटम नंबर होते हैं उनका अपना एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि हमारे जो क्वांटम नंबर है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं। That is, they are capable of indicating the probable position like shell, subshell and atomic orbital and energy of an electron in an atom, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया।
इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू क्या दी है 3, l की वैल्यू 1 दी है, m की वैल्यू -1 दी है और s की वैल्यू क्या दी है +½ ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो हम बता दें आपको, ये जो n = 3 है ये इंडिकेट कर रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में प्रेजेंट है और l की वैल्यू 1 आई है। l की वैल्यू किसके लिए आती है, p के लिए, और यहाँ पे क्या है 3, तो ये क्या होगा, l जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्रेजेंट है 3p सब शेल में। अब देखिए -1 आया, -1 क्या इंडिकेट कर रहा है, आपने p में देखा, p में क्या होता है 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, px py pz होते हैं ना। अब आपका क्या है, ये -1 आया तो m की वैल्यू -1 आई, तो इसका मतलब क्या है, जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कहाँ होगा 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल में रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी स्पिनिंग होगी वो क्या होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि ये +½ है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, हमने यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए ली है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक्सप्लेन व्हाई ऑर्बिटल्स लाइक 1p 2d एंड 3f आर नॉट पॉसिबल। उसके सॉल्यूशन के लिए हम आपको दिखा दें, जैसे 1p है, 1p किसको रेफर कर रहा है, n की वैल्यू 1 होगी और n की वैल्यू अगर 1 है तो आप बताइए p की वैल्यू क्या होगी। अब इस केस में हम देखें, इसके अनुसार 1p, ये 1p है, 1p के अनुसार क्या होगा, n की वैल्यू भी 1 हो गई और मेरी क्या होगी p की वैल्यू भी, l की वैल्यू भी क्या हो गई 1 हो गई। ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि l की वैल्यू हमेशा क्या होती है n से 1 लेस होती है, यानी कि अगर n = 1 है तो l = 0 होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये क्या है, ये नहीं अलाउड रहेगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर 2d, देखिए 2, n की वैल्यू 2 हो गई और l की वैल्यू d के लिए 2 होती है, जो कि अगेन नॉट पॉसिबल है। अब देखिए थर्ड जो केस है उसमें 3f है, यहाँ इस केस में क्या होगा, n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 3 रहेगी, f के लिए l की वैल्यू 3 होती है ना, तो जो कि अगेन नॉट पॉसिबल रहेगा, क्योंकि n = 3 के लिए n की वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट एंड आइडेंटिफाई ऑल द इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स फॉर, हमें क्या निकालने हैं, इंडिविजुअल ऑर्बिटल निकालने हैं, किसके लिए, जब हमारी n की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 4 है। अब देखिए उस केस में क्या है, देखिए अब n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, n की वैल्यू अगर हमारी 3 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0, 1 एंड 2, ठीक है। अब l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक। अब l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी -1 0 +1। अब l की वैल्यू 2 है तो हमारी m की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 -1 0 +1 +2। अब यहाँ पे देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगा, अब आप 0 से तो समझ गए होंगे कि मेरा ऑर्बिटल क्या है, s एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब 2 है, 3 है, 1 है, कौन सा है, तो आप देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी है 3, तो मेरा जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा 3s। ओके, आप देखिए यहाँ पे l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, p एटॉमिक ऑर्बिटल के, p सबशेल के लिए। तो p सबशेल में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं 3, वो क्या होंगे 3px 3py 3pz। ओके, अब l = 2 है, l = 2 के लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 -1 0 +1 +2। इसके लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे 3dxy 3dyz 3dzx 3dx² -3dy² एंड 3z²। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये 1 हो गया, ये कितने हो गए 3, ये कितने हो गए 5, तो टोटल कितने आ गए 9, ठीक है। तो इस से आप क्या कर सकते हैं, टोटल वैल्यू जो टोटल नंबर है एटॉमिक ऑर्बिटल की वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से आपको n के लिए कैलकुलेट करनी है। अब n की वैल्यू 4 है तो l क्या हो सकता है 0 1 2 3 हो सकती है, l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और हमारा जो एटॉमिक ऑर्बिटल वो क्या रहेगा 4s। और सिमिलरली l के लिए 1 है, ठीक है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 0 +1 और यहाँ पे जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा वो क्या रहेगा 4px 4py 4pz, ठीक है। अब l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 -1 0 +1 +2। इसके लिए जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएंगे वो क्या होंगे 4dxy 4dyz 4dzx 4dx² y² और 4dz²। l = 3 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी
-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये -1 है, क्या है, -3, क्या है ये, -3। ठीक है, इसको मैं अभी यहाँ पे आपको, ये -3 है, ये क्या है, -3, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। इनके लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो क्या है, 4f(x3), 4f(y3), 4f(z3), 4f(x)(y)(z), 4f(z2 - y2), 4f(z2 - x2), 4f(x2 - y2। आप इन सबका टोटल करिए, ये जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल है जब इनका सम करेंगे तो ये वैल्यू कितने के बराबर आएंगी, 16। टोटल वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, 16। देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे कितनी हो गई, 4px, 4py, 4pz, 3। यहाँ पे d के लिए कितने एटॉमिक ऑर्बिटल बोले थे आपको, 5, और f के लिए कितने होते हैं, 7। तो कितना हो गया, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16। तो जो टोटल नंबर ऑफ हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल निकले वो कितने निकले, 60। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नॉट अलाउएबल एंड व्हाई। इसका आंसर हम आपको यहीं पर बता देते हैं। देखिए इसमें क्या है, अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 1 हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। अब l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 है तो आपका क्या होगा, l की वैल्यू 1 है तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा है जो क्वेश्चन था हमारा, यहाँ पे देखिए, हाँ l की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 0 हो सकती है और +½ भी हो सकती है। लेकिन अगर n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या 2 हो सकती है, नहीं। क्यों, क्योंकि l की वैल्यू हमेशा n से 1 माइनस रहती है। तो एक तो हमारा क्या होगा, ये नहीं पॉसिबल होगा। ठीक है, दूसरा आप देखिए n की वैल्यू 2 तो l की वैल्यू 1 हो सकती है, m की वैल्यू भी +1 हो सकती है और s की वैल्यू -½ हो सकती है। ठीक है, लेकिन n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 2 होगी नहीं। तो एक ये मेरा जो कि सेट अलाउएबल नहीं होगा, एक ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए s की वैल्यू 0 भी दे रखी। दूसरा रीजन ये भी है, s की वैल्यू 0 दे रखी, क्या स्पिनिंग 0 हो सकती है, भाई मेरा अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन s की वैल्यू 0 दिखाने का क्या मतलब रहा, तो क्या है, ये वाला सेट भी मेरा अलाउएबल नहीं रहेगा। और देखिए लास्ट वाला n की वैल्यू 2 है, ठीक है, l की वैल्यू 0 हो सकती है, m की वैल्यू भी 0 हो सकती है और s की वैल्यू +½ बाकी मेरे सारे अलाउएबल हैं। लेकिन जो मेरा सेकंड सेट है और जो फोर्थ सेट है वो अलाउएबल नहीं रहेगा। ओके, अब मेरा जो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आप लोग सब जानते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है क्या। एक्चुअली पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या होता है, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉनों के जो चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज होती है वो सेम नहीं होती। अगर मेरी 3 वैल्यूज किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर 3 वैल्यूज सेम आ रही है तो चौथी क्या होगी, ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। यही चीज मैंने यहाँ पे शो करी है कि दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट no 2 electron in an atom can have an identical set of the 4 quantum number. If 3 quantum number are same, the fourth will definitely be different. ओके, अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू से समझाती हूँ। जैसे इसके लिए एग्जांपल लिया, मान लीजिए मैंने फर्स्ट एनर्जी लेवल ली है। फर्स्ट एनर्जी लेवल का मतलब K शेल ली है। अब K शेल लेने का मतलब क्या है, n की वैल्यू क्या होगी उस केस में, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्या हो जाएगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0, l0 तो m0, m0 का मतलब मेरा क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेगा। और उस एटॉमिक 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, s एटॉमिक ऑर्बिटल 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। एक की स्पिन होगी +½ एक दूसरे की होगी -½ तो देखिए इसीलिए मैंने s को यहाँ पे +-½ लिखा है कि 2 इलेक्ट्रॉन हैव अपोजिट स्पिन। इसका डेजिग्नेशन क्या हो जाएगा 1s2। ठीक है, अब सेकंड एनर्जी लेवल, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये n की वैल्यू 1 है, देखिए यहाँ पे 1 0 0 और ये +-½ तो देखिए चारों नंबर क्या है, डिफरेंट हो गए ना। ठीक है, अब क्या है, सेकंड एनर्जी लेवल लिया, सेकंड एनर्जी लेवल को हम L शेल से डिनोट करते हैं।
ठीक है, एल शेल है तो एन की वैल्यू क्या है 2, सेकेंड एनर्जी लेवल के एल की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू होगी 2, और एल की वैल्यू क्या हो सकती है 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। एल की वैल्यू 0 है तो मेरा जो एम होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 0, और मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा हो जाएगा 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, और एल की वैल्यू 1 है तो मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा होगा 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, और इस केस में जो m की वैल्यू होगी वो -1 0 +1 रहेगी। अब देखिए s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s में आ सकते हैं आपके केवल 2 इलेक्ट्रॉन, और p है, p में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं 3, और 1 में कितने होते हैं 2, है ना, ये 2 है ना, और तो 3 में कितने हो जाएंगे 6, तो हमारा जो टोटल नंबर आए इलेक्ट्रॉन के वो कितने हो गए, दो तो इसमें हो गए, ठीक है, और 6 इसमें हो गए, तो टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, दो तो किसमें आएंगे एल इज इक्वल टू 0 सब शेल में, और जो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो एल इज इक्वल टू 1 सब शेल में आएंगे, और इसका डेजिग्नेशन हम कैसे देंगे 2s2 2p6। ओके, अब ये क्या है 2s2 2p6। अब इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जाम टाइम में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि निकिल 28 दिया है, ठीक है, निकिल 28 दिया है तो उसके लिए आपको क्या निकालनी है, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे। वो क्या लिखा हमने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2, तो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया 3d8 में। अब d है, d में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं 5, जो मैंने इस पिक्चर में शो करे, और कितने इलेक्ट्रॉन है 8 है ना, ये 8 है, तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे फिलअप होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे अगर मैं m की वैल्यू लिखूंगी तो m की वैल्यू क्या होगी 0, यहाँ पे क्या होगा -1, ये क्या होगा -2, है ना, यहाँ पे क्या होगा +1, और ये क्या होगा +2, ठीक है। तो आप देखिए n की वैल्यू क्या है, यहाँ से n की वैल्यू क्या है 3, है ना, n की वैल्यू 3 होगी, और d के लिए जो मेरी l की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 2, क्योंकि मेरा क्या है l इज इक्वल टू 2 क्यों ले, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉन d सब शेल में है। अब d सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है जब m की वैल्यू क्या है 0, तो m की वैल्यू 0 हो गई। अब मेरा क्या है सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे स्पिन क्या होगी, या तो +½ हो सकती है या क्या होगी -½ होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम्स का उसके एटॉमिक नंबर को लेकर उसमें चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।